गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका कक्षा 12। आज हम लोग पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान के 6वें अध्याय में, जिसका शीर्षक है वंशागति का आणविक सिद्धांत। वंशागति के आणविक सिद्धांत में पहले 5 वीडियो हम बना चुके हैं। आज 6वें वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं आरएनए के बारे में। आरएनए आप सारे लोग जानते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि आरएनए के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि आरएनए की संरचना क्या होती है, आरएनए के प्रकार कितने होते हैं और आरएनए कार्य क्या करता है, यानी कि ये किस किस से जुड़ के बनता है, नंबर 1। नंबर दूसरा, आरएनए के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं और ये कार्य क्या करते हैं, इसके बारे में आज विस्तार से हम चर्चा करेंगे। हाँ, एक इंपॉर्टेंट सूचना, जिन छात्रों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब देख लेते हैं हम कि आरएनए की संरचना कैसी होती है। आरएनए का मतलब है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। अब यह श्रृंखला जो होती है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए की जो श्रृंखला होती है, एक कड़ी होती है। ये कड़ी कैसी होती है? डीएनए में हमने देखी थी कि ये 2 श्रृंखलाओं की कड़ी होती थी, लेकिन आरएनए में ये एक ही श्रृंखला की कड़ी होती है और एक श्रृंखला के माध्यम से ही ये आगे बढ़ते हैं। और इस श्रृंखला को कहते क्या है? यह राइबो न्यूक्लियोटाइड की लंबी श्रृंखला होती है। राइबो न्यूक्लियोटाइड की, न्यूक्लियोटाइड हमने आपको बताए थे कि न्यूक्लियोटाइड डीएनए में हमने पूरा समझाया था। तो न्यूक्लियोटाइड यहां पर भी बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे? एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, यूरेसिल, गुआनिन, साइटोसिन, ये न्यूक्लियोटाइड बनेंगे। और ये न्यूक्लियोटाइड जब बनेंगे तब ये आपस में जुड़ते हुए क्या करेंगे? एक श्रृंखला का निर्माण करेंगे, एक कड़ी का निर्माण करेंगे, या कह दीजिए एक रस्सीनुमा संरचना का निर्माण करेंगे। अब ये जो प्रकार हैं, मतलब जो ये डीएनए है, डीएनए की जो संरचना है, ये संरचना हम लोग देख लेते हैं कि डीएनए की संरचना कैसी होती है। डीएनए में सबसे पहले देख लीजिए कि इसमें क्या होता है? नाइट्रोजनी क्षार होती है। डीएनए जो न्यूक्लियोटाइड, आरएनए जो न्यूक्लियोटाइड होता है, डीएनए यहां, सॉरी डीएनए निकल गया, आरएनए जो न्यूक्लियोटाइड होता है, वो आरएनए न्यूक्लियोटाइड में कितनी चीजें पाई जाती हैं? 3 चीजें पाई जाती हैं, जैसा डीएनए न्यूक्लियोटाइड में पाई जा रही थी। तो आरएनए न्यूक्लियोटाइड में भी सबसे पहले कौन पाया जाता है? नाइट्रोजन क्षार पाई जाती है, जिसको नाइट्रोजनी क्षार भी बोलते हैं, जिसको प्यूरीन और पिरामिडीन भी बोलते हैं। दूसरे नंबर पे क्या होती है? इसमें पेंटोज शर्करा होती है। तीसरे नंबर पे क्या होते हैं? फास्फेट ग्रुप होते हैं। अब देख लीजिए कि ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। और इनके नाम क्या होते हैं? नाम इनमें अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। अब इन नामों को देख लीजिए। ये पहला जो होता है एडिनिन वाला, उसको कहते हैं एडिनिलिक अम्ल। क्या कहते हैं? एडिनिलिक अम्ल। दूसरे को कहते हैं गुआनिलिक अम्ल। तीसरे को कहते हैं साइटेरिलिक अम्ल। और चौथे को बोलते हैं यूरिसिलिक अम्ल। तो ये आप समझ लीजिए कि 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। इन्हीं 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड में ये 3 प्रकार की क्या होती हैं? चीजें पाई जाती हैं। कौन कौन सी? नाइट्रोजन क्षार, पेंटोज शर्करा और फास्फेट ग्रुप। यहां ध्यान रखने वाली बात है कि
आरएनए एक एकल श्रृंखला होती है जैसे हमने आपको बताया, जबकि डीएनए क्या होती है, डीएनए दो श्रृंखलाओं से मिलकर बनी होती है, दो श्रृंखलाएं होती हैं और दाहिने तरफ इस तरीके से घूमी हुई होती हैं, दाहिने तरफ घूम जाती हैं। उनका विस्तार से चर्चा हम कर चुके हैं, यहां उसकी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। यहां सीधे आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये बनती हैं। पहले क्या होता है, इसमें ऊपर नाइट्रोजनी क्षार होता है और नीचे क्या होता है, फास्फेट प्लस शर्करा, फास्फेट होता है और शर्करा होती है। वैसे ही इसमें ऊपर नाइट्रोजनी क्षार, फिर फास्फेट और शर्करा, इस तरीके से ये जुड़ते चले जाते हैं और इस तरीके से जुड़ 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 के ये एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं और यही लंबी श्रृंखला आपको क्या कहलाती है, आरएनए कहलाती है। इन न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला मिलके क्या बनाती है, आरएनए, यानी कि राइबो न्यूक्लिक अम्ल बनाती है। ये श्रृंखला लंबी होती है। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजनी क्षार, जो नाइट्रोजनी क्षार है वो पेंटोज शर्करा के प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। यानी कि हमने आपको बताया था पेंटोज शर्करा का मतलब क्या है, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, और 5 कार्बन में जो प्राइमरी यानी कि पहला कार्बन होता है, उस पहले कार्बन पर क्या होता है, नाइट्रोजनी क्षार जुड़ी हुई होती है। और ये जो क्षार जुड़ी हुई होती है, इस क्षार को एक बॉन्ड के माध्यम से जोड़ा जाता है। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एनसी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या कहते हैं, एनसी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ये जुड़ा रहता है। प्राइमरी कार्बन से नाइट्रोजन क्षार एनसी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के माध्यम से जुड़ता है। क्लियर हो गया? क्योंकि इस बॉन्ड का नाम कई बार पूछ लिया जाता है कि ये कौन सा बॉन्ड होता है, तो ये कौन सा बॉन्ड होता है, ये एनसी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाता है। कई बार इसको पूछ लिया जाता है, नीट में तो कम से कम पूछ ही लिया जाता है। दूसरा, अब इसकी जो अगली संरचना होती है वो कहते हैं फास्फेट ग्रुप। जो फास्फेट ग्रुप है वो राइबोज शर्करा के 5वें कार्बन से जुड़ा होता है। यानी कि प्राइमरी से जब क्या जुड़ गया, नाइट्रोजनी क्षार जुड़ गई, तो फास्फेट ग्रुप कहां जुड़ेगा, 5वें कार्बन पर, और 5वें कार्बन पर जो फास्फेट जुड़ा होता है यह फास्फोहेस्टर बंध के द्वारा जुड़ा होता है। किसके द्वारा जुड़ा होता है, फास्फोहेस्टर बंध के द्वारा या फास्फोहेस्टर बॉन्ड के द्वारा ये जुड़ा रहता है। ठीक है, और अब ये न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे जुड़ते हैं, न्यूक्लियोटाइड, पहला न्यूक्लियोटाइड का जो तीसरा कार्बन होता है उससे जाके दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या कहते हैं, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के माध्यम से ये जुड़ा रहता है। तो ये समझ लीजिए, ये संरचना आपको समझ में आ जाएगी, ये आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। चलिए अब इसमें सीधा देख लेते हैं कि डीएनए का निर्माण कहां होता है, और निर्माण होता है जहां, क्या ये वहीं रहता है या ये दूसरी जगह रहता है। तो इसमें देख लेते हैं कि आरएनए का निर्माण केंद्रक में होता है। कहां, कोशिका के केंद्रक में जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं, वहां आरएनए का निर्माण होता है। लेकिन ये आरएनए क्या होता है, वहां रहता नहीं है, वहां से निकलकर ये कहां आ जाता है, ये कोशिका द्रव्य में आ जाता है। कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म में आ जाता है, और साइटोप्लाज्म में ही ये रहता है। जबकि डीएनए कहां रहता है, डीएनए केंद्रक में पाया जाता है, कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, यानी कि कोशिका के न्यूक्लियस में पाया जाता है, और न्यूक्लियस के साथ साथ यह माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, और
लवकों में भी ये पाया जाता है। तो डीएनए 3 जगह पाया जाएगा। कहां कहां? केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में और लवकों में भी डीएनए पाया जाएगा। लेकिन आरएनए कहां पाया जाएगा? आरएनए केवल साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा, यानी कि कोशिका द्रव्य में पाया जाएगा। पैदा तो होता है ये कहां? न्यूक्लियस में, लेकिन वहां से निकलकर ये साइटोप्लाज्म में आ जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसकी संरचना समझी। अब हम लोग सीधा चलते हैं कि आरएनए होते कितने प्रकार के हैं या कौन कौन से आरएनए होते हैं। तो मुख्य रूप से हम यहां पर 3 आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। वो कौन कौन से आरएनए हैं? सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, उसको कहते हैं हम मैसेंजर आरएनए, यानी कि mRNA, यानी कि संदेश वाहक आरएनए। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है tRNA, यानी कि ट्रांसफर आरएनए, यानी कि स्थानांतरण आरएनए। और तीसरे प्रकार के होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? rRNA, यानी कि स्मॉल r और RNA। जैसे पहले वाले को स्मॉल m, दूसरे को स्मॉल t और तीसरे वाले को स्मॉल r से डिनोट करते हैं, पहचानते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। क्या कहते हैं? राइबोसोमल आरएनए। चलिए अब सीधा इनका विस्तार करते हैं और समझते हैं कि mRNA का निर्माण कहां होता है, कैसे बनते हैं, क्या संरचना होती है और इनके क्या कार्य होते हैं। इसको पहले से समझ लेते हैं। mRNA का निर्माण यानी कि मैसेंजर आरएनए का निर्माण केंद्रक में डीएनए से अनुलेखन क्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, कैसे पैदा हो रहे हैं ये? कि ये केंद्रक में यानी कि न्यूक्लियस में, कोशिका के न्यूक्लियस में ही डीएनए से अनुलेखन की क्रिया हो रही है। अनुलेखन की जब क्रिया होती है तब ये बनते हैं। तब इनको क्या कहते हैं? तब बनने वाले आरएनए को मैसेंजर आरएनए कहते हैं। और मैसेंजर आरएनए कार्य क्या करता है? चलिए देख लेते हैं कि मैसेंजर आरएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए सांचे के तरीके से कार्य करता है। यानी कि मैसेंजर आरएनए का जो कार्य होता है वो प्रोटीन संश्लेषण का होता है। जब हम डीएनए पढ़ा रहे थे तब भी हमने आपको बताया था कि डीएनए से क्या बनता है? एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से क्या होता है? प्रोटीन बनता है और प्रोटीन से ही गुणों का आदान प्रदान होता है। यानी कि गुण वहीं पे प्रोटीन के माध्यम से ही विकसित होते हैं, लेकिन आगे ले जाने का जो कार्य करता है वो डीएनए करता है। चलिए, तो ये क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक सांचे के तरीके से कार्य करता है। जैसे आपने देखा होगा होली में हम लोग क्या बनाते हैं? गुजिया बनाते हैं। तो गुजिया में क्या करते हैं? गुजिया के सांचे में वो सामान भर के उसको ऐसे दबा देते हैं, एक गुजिया बनके तैयार हो जाती है। इसी तरीके से जो एमआरएनए है वो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए एक सांचे के तरीके से कार्य करती है। चलिए, इसकी अगली चीज देखते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एमआरएनए एक ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में संश्लेषण की सूचना को वहन करता है। यानी कि क्या होता है? यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसमें जो मैसेंजर आरएनए होता है वो मैसेंजर आरएनए एक ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण की सूचना को आगे ले जाता है। यहां दो नहीं होती हैं, यहां एक ही होती है। इस श्रृंखला को आगे ले जाता है। अब होता क्या है इसमें? अतः इसे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मोनोसिस्टोनिक आरएनए। इसका दूसरा नाम क्या हो गया? एक तो मैसेंजर आरएनए पढ़ रहे थे हम लोग, दूसरा इसको क्या कहते हैं? मोनोसिस्टोनिक आरएनए। इसको मोनोसिस्टोनिक आरएनए भी कहा जाता है। चलिए, इसका दूसरा कार्य है कि ये प्रोकैरियोटिक
यानी कि अभी हमने क्या पढ़ा, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, अब ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एमआरएनए एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के संश्लेषण की सूचना को वहन करते हैं। यानी कि पहले क्या हो रहा है, यूकैरियोटिक में क्या हो रहा है, एक ही श्रृंखला बना रहे हैं, यहां एक ही श्रृंखला की सूचना को आगे ले जा रहे हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक में मैसेंजर आरएनए क्या कर रहा है कि एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण की सूचना को यह वहन करता है, आगे ले जाता है, अतः इसे पॉलीसिस्टोनिक आरएनए भी कहते हैं। यानी कि जब ये प्रोकैरियोटिक में आएगा तब इसको क्या कहेंगे, इसको पॉलीसिस्टोनिक आरएनए भी कह देते हैं। अब मेन समस्या आती है कि इनकी संख्या कितनी होती है कोशिका में, कितनी संख्या में ये कोशिका में पाए जाते हैं। तो मैसेंजर आरएनए कोशिका में उपलब्ध सारे जो आरएनए होता है उस आरएनए का 3 से 5% ही होते हैं। यानी कि संपूर्ण आरएनए जो कोशिका में पाए जाते हैं उन आरएनए में से ये मैसेंजर आरएनए 3 से 5% ही पाए जाते हैं। कभी कभी इनका प्रतिशत नीट में जरूर पूछ लिया जाता है, तो इनका प्रतिशत आपको याद रखना बहुत आवश्यक है। चलिए अब इसके दूसरे रूप की तरफ चलते हैं, जिसको कहते हैं टीआरएनए, यानी कि ट्रांसफर आरएनए या स्थानांतरित आरएनए। अब स्थानांतरित आरएनए कैसे बनता है इसको देख लेते हैं कि इसका निर्माण केंद्रक में, इसका निर्माण क्या हो रहा है, इसका निर्माण केंद्रक में डीएनए के अनुलेखन क्रिया के माध्यम से होता है। इसका भी निर्माण क्या हो रहा है, केंद्रक में डीएनए की अनुलेखन क्रिया के माध्यम से होता है और यह अधिकतर कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ये भी क्या कर रहा है, साइटोप्लाज्म में पाया जा रहा है। अब साइटोप्लाज्म में ये रहता है, इसका कार्य क्या होता है इसको बाद में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन यहां फिर भी समझ लीजिए कि जो ट्रांसफर आरएनए है उसका मेन कार्य होता है अमीनो अम्ल को एमआरएनए तक ले जाने का कार्य होता है। मतलब ट्रांसफर करता है, ये चीजों को एक जगह से दूसरी जगह तक छोड़ता है, स्थानांतरित करता है। तो अमीनो अम्ल जो हैं उन अमीनो अम्ल को मैसेंजर आरएनए तक पहुंचाने का कार्य करता है ये ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, समझ में आ गया। और यह सबसे छोटा आरएनए होता है, यानी कि अगर इसकी संरचना देखी जाए तो ये अन्य आरएनए के मुकाबले इनकी जो लंबाई होती है ये छोटे होते हैं अन्य आरएनए के मुकाबले में। तो ये आरएनए छोटा भी होता है और सबसे महत्वपूर्ण चीज इसकी ये होती है कि यह आरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए जल में घुलनशील होता है या जल में विलेय होता है या सॉल्युबल होता है। इसको क्या कहते हैं, जल में घुलनशील, जल में विलेय या जल में सॉल्युबल आरएनए ये होता है। या कह लीजिए चूंकि ये सॉल्युबल होता है इसलिए इसको स्मॉल एस से भी डिनोट करते हैं और एसआरएनए भी कहते हैं। तो याद रखिएगा ट्रांसफर आरएनए का दूसरा नाम क्या है, सॉल्युबल आरएनए। यानी कि ये क्या होता है, जल में घुलनशील होता है, जल में विलेय होता है, जल में घुल जाता है। इस आधार पर इसको क्या कहते हैं, एसआरएनए। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि ट्रांसफर आरएनए का दूसरा नाम बताइए। जब दूसरे नाम पे आते हैं तब आप गड़बड़ा जाते हैं कि अरे इसका दूसरा नाम भी होता है, हम तो ट्रांसफर आरएनए ही समझते थे। तो इसलिए याद रखिए यहां कि ट्रांसफर आरएनए को एसआरएनए भी कहा जाता है। ठीक, और इसकी जो संरचना होती है इसको फ्लावर लीफ की तरीके से ये होती है। अब आइए
इनकी संख्या देख लेते हैं कि ये संख्या कितनी होती है। कोशिका में कुल आरएनए का ट्रांसफर आरएनए 16 से 18% होती है। यानी कि जितने भी आरएनए कोशिका में पाए जाते हैं उनका अगर प्रतिशत निकाला जाए तो ट्रांसफर आरएनए कितने होंगे, 16 से 18% तक ये पाए जाते हैं। चलिए यहां इसको यहीं तक जानते हैं। अब इसका जो तीसरा रूप है, तीसरा रूप कौन सा है, आरआरएनए, यानी कि राइबोसोमल आरएनए। अब राइबोसोमल आरएनए क्या होता है कि राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, ये राइबोसोम में पाए जाते हैं। और इनका कार्य क्या होता है, ये प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होते हैं। प्रोटीन के संश्लेषण में ये सहायक होते हैं। कोशिका में उपस्थित समस्त आरएनए का अधिकांश यही आरआरएनए होते हैं। यानी कि लगभग 80% यही आरएनए होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए लगभग 80% तक कोशिका में पाए जाते हैं। ये तो हमने मेन आरएनए के बारे में पढ़ा, लेकिन कुछ आरएनए और भी हैं जिनके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। इनमें सबसे पहले जो आता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जीनी आरएनए। यानी कि ऐसा आरएनए जो जीन का भी काम कर रहा है। यानी कि ऐसे कुछ आरएनए ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं, आनुवांशिक पदार्थ का कार्य भी करते हैं। क्या करते हैं, आनुवांशिक पदार्थ का कार्य भी करते हैं आरएनए। यहां हम लोग क्या पढ़ रहे थे, आनुवांशिक पदार्थ डीएनए, लेकिन जब हम डीएनए वहां पढ़ा रहे थे तब भी हमने आपको समझाया था कि कुछ आरएनए ऐसे होते हैं या कुछ जगह पर आरएनए भी आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। तो ये जो जीनी आरएनए हैं ये उसी प्रकार के आरएनए हैं। यानी कि कुछ विषाणु ऐसे होते हैं जिनमें आनुवांशिक पदार्थ का कार्य कौन करता है, यही जीनी आरएनए करते हैं। वो कौन कौन से हैं हमने आपको बता दिया। चलिए फिर से बता देते हैं। वो होते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, HIV वायरस, पोलियो माइलिटेज वायरस और इस तरीके के बहुत सारे वायरस होते हैं जिनमें ये पाए जाते हैं। चलिए इसका जो दूसरा रूप है उसको कहते हैं हम लघु केंद्रीय आरएनए या स्मॉल न्यूक्लिक आरएनए। इसको हम क्या करते हैं, एस से डिनोट करते हैं, एसआरएनए। एसआरएनए आपने पहले भी देखा है, वो सॉल्युबल था। ये दूसरा आता है एसआरएनए, यह केंद्रक में पाए जाते हैं तथा एमआरएनए और टीआरएनए के संश्लेषण तथा स्लाइसिंग में सहायक होते हैं। बस यहां इतना ही जानिए कि ये जो लघु केंद्रीय आरएनए हैं या स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए हैं, यह केंद्रक में पाए जाते हैं तथा मैसेंजर आरएनए तथा ट्रांसफर आरएनए के संश्लेषण तथा स्लाइसिंग में सहायक होते हैं। इसको और ज्यादा जानने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर बहुत ज्यादा आपको बता देंगे तो कंफ्यूजन होने लगेगा, और जितना कंफ्यूजन होगा उतना ही आप पढ़ाई से दूर भागेंगे। हमारा कार्य यहां पर केवल इतना है कि हम आपको कंफ्यूजन से दूर रखें और जितना भी सिलेबस आपका कंप्लीट कराएं, जो इंपॉर्टेंट सिलेबस है वो आपका कंप्लीट कराएं और आपको एकदम शीशे के तरीके से, साफ तरीके से आपको सारी चीजें क्लियर होती चली जाएं। चलिए इसमें आगे जो आरएनए आता है इसको कहते हैं राइबोजाइमस आरएनए। क्या कहते हैं, राइबोजाइमस आरएनए। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, राइबोसोमल आरएनए। अब कौन सा है ये आरएनए, राइबोजाइमस आरएनए। अब राइबोजाइमस आरएनए क्या होता है, देख लीजिए कि
देखिए कुछ आरएनए ऐसे भी होते हैं जो उत्प्रेरक की तरीके से, कैटलिस्ट की तरीके से कार्य करते हैं, यानी कि किसी भी क्रिया को बढ़ा देना। उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है? किसी भी क्रिया को बढ़ा देना, उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं। तब इसको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं राइबोजाइमस आरएनए। कुछ आरएनए उत्प्रेरक की तरह भी कार्य करते हैं, इन्हें राइबोजाइमस आरएनए कहा जाता है। रासायनिक क्रिया को तेज करने का कार्य करते हैं। चलिए, आप लोगों की कई बार ये शिकायत रहती है कि सर वीडियो बहुत बड़े हो जाते हैं, इसलिए अब हमने वीडियो की जो समय है उसको कम करना प्रारंभ कर दिया है। अब सिलेबस हम उतना ही लेते हैं जो आपको ठीक से समझ में आए, ठीक से चीजें क्लियर करे। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक रहेगा। कल हम पुनः आपको दूसरे टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। हाँ, एक अब अगला पार्ट क्या है? क्वेश्चन आंसर का पार्ट। हम आपसे क्वेश्चन करेंगे कि राइबोन्यूक्लियोटाइड, जो राइबोन्यूक्लियोटाइड हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और उनके क्या नाम होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा यहां पर कि नाइट्रोजनी क्षार यानी कि पेंटोज शर्करा जिस बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है उस बॉन्ड का नाम क्या होता है? दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि ट्रांसफर आरएनए का क्या कार्य होता है, किस चीज का ये ट्रांसफर करते हैं। और अगला क्वेश्चन है जीनी आरएनए किन वायरसों में पाया जाता है। इन क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। आप जैसे जैसे आंसर बताते हैं हमारा उत्साह बढ़ता है और हम अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। हाँ, चलते चलते एक आवश्यक सूचना, जिन छात्रों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, यानी कि ऐसे लोग जो पढ़ना चाहते हैं, हिंदी माध्यम में जीव विज्ञान पढ़ना चाहते हैं, उनको अधिक से अधिक शेयर करिए। जितना ज्यादा ये वीडियो अधिक लोगों तक जाएगा, अधिक से अधिक लोगों का लाभ होगा और हमारे भी प्रोत्साहन में वृद्धि होगी। धन्यवाद।